ये कहानी शुरू होती है 7th सेंचुरी से। खिलाफत की कैपिटल सिटी दशमीक में खलीफा का दरबार लगा था। तभी एक सिपाही 2 लड़कियों को लेकर वहां हाजिर होता है। ये सिंध के राजा दाहिर की बेटियां थीं, जिन्हें मोहम्मद बिन कासिम ने भेजा था। दोनों राजकुमारियां बला की खूबसूरत थीं। इनमें बड़ी का नाम सूर्या और छोटी का नाम बिरमल था। कहते हैं कि आधी रात में खलीफा ने राजकुमारी सूर्या को अपने हरम में बुलाया और जैसे ही उसका नकाब उतारा वैसे ही राजकुमारी बोल पड़ी, बादशाह सलामत रहे, मैं बादशाह के काबिल नहीं हूं। खलीफा ने पूछा क्यों? तो राजकुमारी ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हम दोनों बहनों को 3 दिनों तक अपने साथ रखा था। शायद आपका दस्तूर कुछ ऐसा है, लेकिन बादशाहों के लिए ये बदनामी जायज नहीं है। इतने बड़े राजा के सामने हम इस्तेमाल की भी वस्तु पेश नहीं करते। इतना सुनते ही खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का खून खोल गया। उन्होंने आओ देखा न ताओ और फरमान सुना दिया कि कासिम जहां भी हो उसे चमड़े में लपेटकर मेरे सामने पेश किया जाए। उस वक्त कासिम अवधपुर में था। खलीफा के सिपाहियों ने उसे चमड़े में लपेटकर बॉक्स में पैक किया और दशमीक भिजवा दिया। ये बॉक्स दशमीक पहुंचा 2 दिन बाद। तब तक कासिम का दम घुट गया और वो मर गया। इस तरह राजा दाहिर की बेटियों ने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया और कासिम का किस्सा खत्म हो गया। वही कासिम जिसे सिंध का पहला इस्लामी किंग माना जाता है, वही कासिम जिसे पाकिस्तान वाले पहला पाकिस्तानी कहते हैं, वही कासिम जिसकी वजह से इस्लाम ने इंडिया में एंट्री ली, और वही मोहम्मद बिन कासिम जिसके कारण सिंध को पाकिस्तान में जाना पड़ा। इतिहास बताता है कि सिंध हमेशा से सिंधियों का था और आजादी के बाद उन्हें अपने लिए एक अलग देश सिंधुस्तान की आस थी। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो अंग्रेजों ने सिंध को अलग देश बनाने के बजाय उसे पाकिस्तान को दे दिया। आबादी के हिसाब से बंगाल और पंजाब को बांटा तो गया, लेकिन हिंदू मुस्लिम बराबर संख्या में होने के बावजूद सिंध का बंटवारा तक नहीं हुआ। इसी वजह से यहाँ के रिच क्लास सिंधियों को रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा। भारत आकर वो रिफ्यूजी कैंप में रहे। आज भले ही ये देश की सबसे अमीर कम्युनिटीज में से एक हों, लेकिन उस दौर में इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद दर्दनाक था। लेकिन सवाल आता है क्यों अंग्रेजों ने सिंध पाकिस्तान को दे दिया? क्यों पंजाब और बंगाल की तरह सिंध का बंटवारा नहीं हुआ? क्यों मोहम्मद बिन कासिम ने किया था सिंध पर हमला? और क्यों आज सिंध के लोग पाकिस्तान से अलग होने के लिए बेकरार हैं? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है सिंध के इतिहास की गहराइयों में, जिन्हें जानने के लिए हमें चलना होगा पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु नदी की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 900 किलोमीटर दूर इंडस रिवर बैंक पर बसा है पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस। एरिया के हिसाब से तीसरा और पॉपुलेशन के हिसाब से सिंध पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा प्रोविंस है, जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में बलूचिस्तान, नॉर्थ में पंजाबी पाकिस्तान, इसके ईस्ट में थार डेजर्ट और वेस्टर्न एरिया में किरथर माउंटेन रेंज है। कहते हैं कि सिंध को उसका नाम इंडस रिवर से मिला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु से बना सिंध। आज भले ही सिंध पाकिस्तान में हो, लेकिन महाभारत के समय यहाँ राजा जयद्रथ का राज हुआ करता था, जो कौरवों की तरफ से लड़े थे। जब युग बदला तो ह्यूमन लाइफ की शुरुआत भी यहीं से हुई। स्टोन एज में भी यहाँ इंसान रहा करते थे, लेकिन असल में शहर बसे 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। आपने और हमने स्कूल में जिस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, वो सिंध में ही फैली थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1992 में हुई एक खुदाई में पता लगाया कि सदियों पहले यहाँ मोहनजोदाड़ो नाम का एक शहर हुआ करता था, जहाँ एलिट क्लास सिंधी रहते थे। यहाँ पर मिले सील और सिक्कों पर स्वास्तिक और शिव बने थे, जिनसे पता चला कि ये लोग पत्थर तराशने में माहिर, बेहद एजुकेटेड और वैदिक धर्म को मानने वाले थे। ये आलीशान घरों में रहते, सर पर पगड़ी बांधते और गले में ज्वेलरी पहना करते थे। उस वक्त सिंध, कन्नौज, कांधार, यहाँ तक कि सौराष्ट्र तक फैला था। यहाँ के लोग सिंधु नदी के रास्ते विदेशों में ट्रेड करते। माना जाता है कि दुनिया का पहला पोर्ट सिंधियों ने बनवाया और ये ही पहले सनातनी भी थे। इन्होंने 7 बार अपनी सिटी को रिबिल्ड किया, लेकिन फिर सिंधु नदी में ऐसी बाढ़ आई कि मोहनजोदाड़ो वाकई मुर्दों का टीला बन गया।
कहते हैं कि तब पूरी की पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई और सदियों तक ये इलाका वीरान पड़ा रहा। कई सालों बाद यहाँ फिर बसावट हुई और कुछ ही बरसों में सिंध फिर हरा भरा हो गया। आने वाले वक्त में पर्शियन किंग साइरस और कुषाण राजाओं ने यहाँ राज किया। कहते हैं कि कुषाणों ने तो सिंधु नदी को चाइना की सिल्क रूट से जोड़ दिया था, जिससे सिंधी लोगों को दुनिया भर में ट्रेड करने का मौका मिल गया और इस दौर में उन्होंने खूब पैसे कमाए। कहते हैं कि मौर्य किंग्स के दौर में ही यहाँ बुद्धिज्म आ गया था। उन्होंने सिराजी टेकरी नाम से एक बौद्ध शहर बसाया जो आज भी सिंध में है। इसके बाद आए राजपूत और 632 ईस्वी में यहाँ राय वंश का राज हुआ। कहते हैं कि उन दिनों राजा साहसी राय सिंध पर रूल किया करते थे, जिन्होंने चच नाम के एक लीडर को अपने राज्य की कमान दी। चच यंग थे, खूबसूरत थे, इसलिए राजा साहसी राय की मौत के बाद उनकी पत्नी सुहानादी ने चच को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अब क्योंकि राजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए सुहानादी और चच की शादी के लिए सब राजी हो गए और शादी के बाद चच सिंध के नए राजा बन गए। इस तरह सिंध को अपना पहला ब्राह्मण किंग मिल गया। सुहानादी और चच को एक बेटा हुआ, नाम था दाहिर। दाहिर के राजा बनने की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ यूं कि दाहिर एस्ट्रोलॉजी में काफी बिलीव करते थे। एक दिन उनकी बहन की कुंडली देख ज्योतिष ने उन्हें बताया कि जो भी इससे शादी करेगा वो ही सिंध का राजा बनेगा। दाहिर ने ये बात दरबारियों के सामने रखी और सबकी सलाह के बाद अपने ही बहन से शादी कर ली। हालांकि ये सिर्फ नाम की शादी थी, जिसके बाद दाहिर राजा बने और सिंध को रूल करने लगे। राजा दाहिर का दौर सिंध के लिए गोल्डन पीरियड था, क्योंकि तब तक सिंध मकरान से लेकर साउथ में अरेबियन सी, गुजरात, यहाँ तक कि मालवा तक फैला था। राजपुताना, मुल्तान और साउथ पंजाब के कई इलाकों पर भी राजा दाहिर का राज था, जिस वजह से सिंधियों को जमीन और वाटर ट्रेड का एक्सेस मिल गया और ये दोनों हाथों से पैसा कमाने लगे। लेकिन इस अमीरी के कारण ही सिंध दुश्मनों की नजर में आ गया। अरब रूलर किसी भी हाल में सिंध पर कब्जा करना चाहते थे। कहते हैं कि उन्होंने लगातार 14 बार सिंध पर अटैक किए, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 15वीं बार उन्होंने सिंध पर अटैक क्यों किया, इसके पीछे एक अलग कहानी है। राजा चच की बायोग्राफी चचनामा में लिखा है कि उन दिनों बगदाद, जो आज इराक में है, वहां का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था हुज्जाज बिन यूसुफ। एक बार यूसुफ ने श्रीलंका के राजा को एक शिप में भरकर कुछ तोहफे भेजे, लेकिन समुद्री डाकुओं ने उस शिप को डेबल पोर्ट के पास लूट लिया। यह हरकत सिंध के पास हुई थी, इसीलिए यूसुफ ने किंग दाहिर को लेटर लिखा और लूटा हुआ माल वापस मांगा। लेकिन दाहिर ने उन्हें जवाब भिजवाया कि समुद्री डाकुओं पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इससे खफा होकर यूसुफ ने अपने 17 साल के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को 6000 सैनिकों की फौज देकर सिंध पर अटैक करने के लिए भेज दिया। हालांकि हिस्टोरियन बताते हैं कि जहाज लूटने का तो बस बहाना था, सिंध पर अटैक करने की असल वजह कुछ और ही थी। वो ऐसे कि उन दिनों पैगंबर मोहम्मद के साथ रहे अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने उमैयद खलीफा यजीद बिन मुआविया को नया खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे अरब में सिविल वॉर शुरू हो गया और कई मुसलमानों को जान बचाकर भागना पड़ा। इन्हीं में 2 भाइयों को राजा दाहिर ने शरण दी थी, जिन्हें मारने का जिम्मा यूसुफ को मिला। यूसुफ ने दाहिर से दोनों भाइयों को लौटाने के लिए कहा, लेकिन दाहिर माने नहीं। यहीं से यूसुफ उन पर हमला करने का मौका खोजने लगा और साल 708 में मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर अटैक करने के लिए भेजा। कहते हैं कि कासिम एक के बाद एक शहरों को रोंदता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और जब वो रावर पहुंचा तो यहाँ उसका मुकाबला खुद राजा दाहिर से हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि दाहिर के ही दरबार में कुछ ऐसे धोखेबाज थे जिन्होंने कासिम की मदद की थी। वहीं एस्ट्रोलॉजर्स भी दाहिर से कह चुके थे कि वो अपने दोस्त के यहाँ जाकर छिप जाए, क्योंकि इस बार उनकी हार का खतरा है। लेकिन दाहिर ने किसी की नहीं सुनी और सिंध को बचाने के लिए खुद मैदाने जंग में उतरे। 20 जून 712 सिंधु नदी के किनारे दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है। राजा दाहिर हाथी पर सवार होकर कासिम की सेना पर टूट पड़ते हैं, लेकिन तभी एक जलता हुआ तीर उनके हाथी के पास से गुजरा। इससे हड़बड़ाकर हाथी सिंधु नदी की तरफ भागा और राजा दाहिर नीचे गिर गए।
चोट लगने के बावजूद वो तुरंत घोड़े पर सवार होकर लड़ने लगे। लेकिन तब उनकी सेना में ये अफवाह फैल गई कि राजा शहीद हो गए हैं और इसके बाद उनकी सेना पीछे हटने लगी। हालांकि राजा दाहिर ने तब भी मैदान नहीं छोड़ा। कहते हैं कि दाहिर अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, लेकिन उनकी मौत के बाद कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ इंडिया में इस्लाम की भी एंट्री हो गई। यही कारण है कि सिंध को बाबुल इस्लाम या गेटवे ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। इसके बाद वो मुल्तान की तरफ बढ़ा और मुल्तान को जीता। हालांकि उससे आगे उसे मेवाड़ के राजा बप्पा रावल ने नहीं आने दिया और वो वापस सिंध चला गया। इधर सिंध के लोगों ने भी कासिम का जमकर विरोध किया, जिसे दबाने के लिए कासिम की सेना ने बुरी तरह मारकाट मचाई। वो जबरदस्ती लोगों से इस्लाम कबूल करवाता। उसके डर से महिलाओं को जोहर करना पड़ा। सिंध से खूब सारा माल लूटकर उसने बगदाद भेजा और खलीफा को भेजी राजा दाहिर की दोनों बेटियां। हालांकि दोनों राजकुमारियों ने कासिम को ही मरवा डाला। तो वहीं कुछ हिस्टोरियन बताते हैं कि कासिम को बगदाद के नए गवर्नर ने मरवाया था। इसके बाद 300 सालों तक सिंध पर अरबों का रूल रहा और इसी दौर में हुए फोर्सफुल कन्वर्जन की वजह से यहाँ मुस्लिमों की आबादी इतनी बढ़ गई कि अब सिंध में हिंदू और मुसलमान बराबर हो गए। फिर आई 10th सेंचुरी और सिंध का रूलर बना मीरक शाह। कहते हैं कि मीरक शाह बेहद कट्टर था। उसके जबरदस्ती धर्म बदलवाने की जिद से परेशान होकर सिंधी हिंदुओं ने 40 दिन तक सिंधु नदी के किनारे पूजा की, जिसके बाद ये आकाशवाणी हुई कि आज से ठीक 7 दिन बाद नसद उस सिंध में श्री रतन राय के घर में माँ देवकी की कोख से एक बच्चा जन्म लेगा, जो सबको मीरक शाह के अत्याचारों से बचाएगा। ठीक 7 दिन बाद बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया उदयचंद। उदयचंद ने सिंधियों को मीरक शाह के खिलाफ एकजुट किया और तब से उन्हें भगवान झूलेलाल के तौर पर पूजा जाने लगा। हिंदू लोगों ने उन्हें जल देवता वरुण का अवतार माना। वो इन्हें दरिया शाह या उदेरुलाल, तो वहीं मुसलमान उन्हें ख्वाजा खिज्र या शेख ताहिर के तौर पर पूजने लगे। उन्हीं के जन्मदिन पर सिंधी हिंदू चेटीचंड फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 1007 में चैत्र के महीने में चेटीचंड के दिन झूलेलाल का जन्म हुआ था, जिन्होंने मीरक शाह को समझाया कि जब ईश्वर अल्लाह एक है तो फिर झगड़ा काहे का। लेकिन मीरक शाह फिर भी नहीं माना। तब झूलेलाल ने हवा में हाथ लहराया और सिंधु नदी में उफान ला दिया। ये देख मीरक शाह डर गया और झूलेलाल की शरण में आ गया। वहीं एक कहानी ये भी कहती है कि भगवान झूलेलाल ने सिंधियों की जो सेना बनाई थी उसने मीरक शाह को हरा दिया, जिसके बाद मीरक शाह ने जबरदस्ती लोगों का धर्म बदलवाना बंद कर दिया और यहीं से सिंधी लोग झूलेलाल को मानने लगे। पाकिस्तानी हैदराबाद से 30 किलोमीटर दूर ओडेरोलाल में आज भी भगवान झूलेलाल की समाधि है। यहाँ दोनों ही धर्मों के लोग अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। यहाँ मुसलमान या अली मदद और हिंदू झूलेलाल बेड़ा ही पार का जयकारा लगाते हैं। मुस्लिम कहते हैं कि वो जिंदा पीर थे और आज भी मछली पर बैठकर भटके हुओं को रास्ता दिखाते हैं। इतिहास बताता है कि संत झूलेलाल के कारण सिंध के हिंदू और मुसलमान मिलकर रहने लगे। फारसी शायरी और भक्ति कवि के मिलन से यहाँ एक नए सेक्ट सूफीज्म का जन्म हुआ, जिसे दिल्ली दरबार में बहुत तवज्जो मिली। सूफी पीरों को सिंध के हिंदू भी पूछने लगे। यहाँ के थट्टा शहर के पास 10 लाख सूफियों की कब्रें बनी हैं, जिसे 1981 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। अब वक्त बीता और सिंध में राजपूतों का राज हुआ। कहते हैं कि 16th सेंचुरी में उमरकोट के राजपूत राजा के घर ही अकबर का जन्म हुआ था। बादशाह बनने के बाद अकबर ने सिंध पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यहाँ पर शाहजहां और औरंगजेब का राज रहा। लेकिन जब मुगल डायनेस्टी कमजोर हुई तब यहाँ पर राज हुआ अमीरों का। ये बलूची सरदार थे जिन्होंने मुगलों के जाने के बाद सिंध पर कब्जा कर लिया और छोटी छोटी रियासत बनाकर यहाँ राज करने लगे। हालांकि उस वक्त तक ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी ही तेजी से भारत की हर एक रियासत पर कब्जा करती जा रही थी। 1820 आते आते अंग्रेज करीब करीब पूरे भारत पर कब्जा कर चुके थे, लेकिन 2 प्रोविंस अब भी उनके कंट्रोल से बाहर थे। ये थे सिंध और सिख एम्पायर। 1775 में ब्रिटिशर्स सिंध पहुंचे और यहाँ की थट्टा सिटी में पहली कंपनी लगाई, जो घाटा लगने से 1792 में बंद हो गई। इसके करीब 100 साल बाद 1890 में लॉर्ड मिंटो वन ने सिंध के अमीरों के साथ ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप साइन की, जिसमें अमीरों ने यह वादा किया कि वो कभी भी फ्रेंच लोगों को सिंध में सेटल नहीं होने देंगे। 1820 में ये ट्रीटी रिन्यू हुई, जिसमें अमीरों को अमेरिकन्स को भी बैन करना पड़ा।
हालांकि सवाल ये आता है कि ब्रिटिशर्स किसी और को सिंध में क्यों नहीं घुसने देना चाहते थे। इसे समझने के लिए हमें सिंधु ट्रेड को समझना होगा। दरअसल सिंधु नदी से पानी के रास्ते और सिंधु वैली से जमीन के रास्ते ट्रेड होता था। ये मिडिल ईस्ट तक का गेटवे था, जहां से बहुत सारे ट्रेडर्स गुजरते थे और टैक्स कलेक्शन भी काफी अच्छा होता था। इसी वजह से सिंधी लोग, सिंध के आमिर और जो भी सिंध से जुड़ा वो माला माल हो गया। सिंध के इम्पोर्टेंस के चलते ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले दूसरे देशों को सिंध से दूर किया और 1832 आते आते खुद ही सिंध पर कब्जा करने की प्लानिंग करने लगे। हुआ यूं कि विलियम बेंटिक ने लेफ्टिनेंट डेल होस्ट को सिंधु नदी के निचले इलाकों का सर्वे करने और कर्नल पोटिंगर को सिंध के अमीरों के साथ एक ट्रीटी साइन करने भेजा, जिसमें लिखा था कि ब्रिटिशर्स सिंध के रास्ते कभी भी आ जा सकेंगे, सिंधु नदी का यूज कर सकेंगे। अमीरों को उनके लिए टैरिफ रेट पहले ही अनाउंस करने पड़ेंगे और कोई भी अमीर इन ट्रेडर्स से किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं वसूल पाएगा। इसी के साथ उन्होंने सिंधु नदी से हथियारों के इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया। जब अमीरों ने इस पर सवाल उठाया तो अंग्रेजों ने उनसे वादा किया कि वो कभी भी सिंध को हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे में कभी जंग नहीं होगी और जब जंग नहीं होगी तो हथियारों की क्या जरूरत रह जाएगी। ये सुनकर अमीर संधि के लिए मान गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल पोटिंगर सिंध में ही सेटल हो गए। 1839 तक ब्रिटिशर्स अमीरों पर अटैक ना करने की कस्में खाते रहे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 1843 में उन्होंने सिंध पर अचानक अटैक कर दिया। इसके पीछे एक अलग कहानी है। हुआ यूं कि 1839 में एंग्लो अफगान वॉर हुआ, जिसमें अंग्रेज हार गए। इस हार से कंपनी की इमेज खराब हो गई और अब ब्रिटिशर्स को जरूरत थी एक जीत की। जीतने के लिए उनके पास सिंध और पंजाब ही बचे थे, लेकिन पंजाब पर बेहद ताकतवर महाराजा रणजीत सिंह का राज था, इसलिए उन्होंने पहले से कमजोर सिंध को निशाना बनाया। इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजों को ये डर भी था कि कहीं महाराजा रणजीत सिंह या रशिया सिंध पर कब्जा ना कर ले, इसीलिए उन्होंने अमीरों पर एंग्लो अफगान वॉर में मदद ना करने के एलिगेशन लगाए और सिंध पर हमला कर दिया। 1843 में हुए बैटल ऑफ मियानी में सर चार्ल्स नेपियर की आर्मी ने अमीरों को हरा दिया और इस तरह सिंध पर ब्रिटिशर्स का राज हो गया। हालांकि इससे सिंधियों पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने तो तेजी से ब्रिटिश कल्चर और लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। अब वो अंग्रेजों के साथ मिलकर बिजनेस करने लगे। उनकी बिजनेस स्किल्स से इम्प्रेस होकर अंग्रेजों ने उन्हें बड़ी बड़ी पोजीशन पर बिठा दिया, जिसके बाद उन्होंने सेंट्रल एशिया तक ट्रेड किया और इससे जो पैसा मिला उससे अच्छे घर बनवाए, शहर बसाए, शानदार लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन किया। कहते हैं कि पाकिस्तान की पहली कैपिटल कराची को भी सिंधियों ने ही बसाया था। कहते हैं कि आजादी से पहले ब्रिटिशर्स ने सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट बनाया। फिर कभी उन्होंने इसे पंजाब के साथ जोड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन कुल मिलाकर सिंध अलग ही रहा और यहाँ के लोग एक खुशहाल जिंदगी जीते रहे। हालांकि आजादी के लिए आंदोलन सिंध में भी हुए, पर सिंधियों की खुशी तब गायब हो गई जब उन्हें ये पता चला कि पूरा का पूरा सिंध ही पाकिस्तान को दिया जा रहा है। जी हाँ, इतना तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रेडक्लिफ ने किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच लाइनें खींची, लेकिन इस वजह से सिंधियों के साथ बेहद नाइंसाफी हुई थी। वो ऐसे कि जब बंगाल और पंजाब का बंटवारा हुआ तो वहाँ के हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खाली पड़े घरों में शिफ्ट हो गए और कुछ की मदद उनके रिश्तेदारों ने कर दी, लेकिन सिंध तो पूरा का पूरा ही पाकिस्तान में चला गया। ऐसे में उनके पास ना बसने के लिए ठिकाना बचा और ना ही मदद करने के लिए रिश्तेदार। फिर भी उन्होंने सोचा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब उनके पड़ोसी मुसलमान ही उन पर हमला करने लगे तो रातों रात उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। शिप में भरकर ये लोग मुंबई पोर्ट तक पहुंचे, जहां इनके लिए बहुत सारी चुनौतियां इंतजार कर रही थी। इस नए देश में उनके पास ना रहने के लिए घर था, ना ही करने के लिए कोई काम। ये जाते तो जाते कहाँ। ऐसे में गवर्नमेंट ने इन्हें बसों में भरकर मुंबई, कल्याण और आसपास के रिफ्यूजी कैंप में भेजा। वहीं कुछ सिंधी खाली पड़े उन बैरकों में शिफ्ट हो गए जहां कभी ब्रिटिशर्स रहा करते थे। कुछ गुजरात, राजस्थान और दिल्ली चले गए। वहीं कईयों को उनके रिश्तेदारों ने रख लिया। वैसे तो ये सारे लोग वेल एजुकेटेड थे, लेकिन हर किसी को नौकरी देना सरकार के बस का भी तो नहीं था,
क्योंकि उस वक्त भारत में 30 लाख से भी ज्यादा सिंधी रिफ्यूजी बनकर आए थे, जिन्हें अपनी जिंदगी नए सिरे से स्टार्ट करनी थी। ऐसे में सिंधियों ने बड़ा दिल दिखाया और जो भी काम मिला वही करना शुरू कर दिया। अब बिजनेस स्किल इनके खून में शुरू से ही थी। इसी वजह से उन्होंने छोटे मोटे काम धंधों को भी बड़े लेवल पर पहुंचा दिया। इधर भारत के लोगों ने भी सिंधियों को अपना लिया, तो वहीं सरकार ने भी इनकी काफी मदद की। गवर्नमेंट ने सिंधी फेस्टिवल चेटी चंड की छुट्टी अनाउंस की। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधियों को अपने घर बेचने और गिरवी रखने के राइट्स दे दिए। कई स्कूल और कॉलेज में सिंधी लैंग्वेज पढ़ाई जाने लगी। वहीं भारत की 22 स्टेट लैंग्वेज की लिस्ट में भी सिंधी को जगह मिली। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में इसे थर्ड लैंग्वेज के तौर पर रखा गया, ताकि सिंधी खुद को अलग थलग ना समझे। कहते हैं कि शुरुआत में गवर्नमेंट ने इनके लिए 96 रिफ्यूजी कैंप लगाए थे। जयपुर में जहां ये कैंप थे उस जगह को आज भी सिंधी कैंप कहते हैं। दिल्ली में जहां कैंप थे वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पक्के घर बनाने के लिए आंदोलन किए। उन्हीं की कोशिशों से सिंधियों को दिल्ली में पक्की कॉलोनियां मिली और यहाँ मुखर्जी नगर बन गया। जो सिंधी बैरकों में शिफ्ट हुए थे उन्होंने तो महाराष्ट्र में एक नया शहर उल्लासनगर ही बसा दिया। इसके बाद उन्होंने ध्यान दिया अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट पर। बिजनेस में एक्सपर्ट होने के साथ साथ सिंधी एजुकेशन की वैल्यू भी समझते थे। इसलिए भारत आने के 6 महीनों के अंदर ही उन्होंने जय हिंद कॉलेज बनाया, जो आज मुंबई के बेस्ट कॉलेज में से एक है। मेडिकल की स्टडी करने के लिए सिंधी लड़कियां 1930 से ही दिल्ली के लेडी हार्डिंग कॉलेज में पढ़ने आती थीं। पढ़े लिखे होने के कारण सिंधी धीरे धीरे सरकारी नौकरियों और अच्छी पोजीशन पर स्टैब्लिश होने लगे। जो सिंधी बिजनेस करते थे वो तो और भी ऊंचाइयों पर पहुंचे। इनमें सबसे बड़ा नाम है हिंदुजा ग्रुप का, जिन्होंने इंडिया के 11 अलग अलग फील्ड में न सिर्फ अपनी पकड़ बनाई बल्कि पीडी हिंदुजा नेशनल कॉलेज और हिंदुजा कॉलेज भी बनवाए। इस तरह सिंधी भारत की रिचेस्ट कम्युनिटी में से एक बन गए। 2015 की एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया की जीडीपी में सिंधियों का 20%, इनकम टैक्स कलेक्शन में 24% और टोटल चैरिटी में 62% कंट्रीब्यूशन था। वही 46% शेयर ब्रोकर सिंधी थे। सिंधी अपने नाम के पीछे आनी लगाते हैं। ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है वंशज। ये दादा के नाम के पीछे आने लगाकर अपना सरनेम बनाते हैं। कहते हैं कि हिंदुस्तान ने सिंधियों को इतना प्यार और सेफ माहौल दिया कि आज आपको ढूंढने से भी कोई सिंधी गरीब या मजदूर नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान गए सिंधियों का क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें फिर से उस दौर में जाना होगा जब दोनों देशों का बंटवारा हुआ था। हुआ यूं कि सिंधी मुस्लिम पाकिस्तान में पहले से ही थे। ऊपर से भारत छोड़ने वाले बहुत से मुसलमान भी सिंध चले गए। यहाँ ये लोग उन घरों में बस गए जिन्हें सिंधी हिंदुओं ने खाली छोड़ा था। ये पढ़े लिखे थे, उर्दू बोलते थे, इसलिए पाकिस्तान के गोरे पठानों ने इन्हें काफी तवज्जो दी, क्योंकि पठान भी उर्दू ही बोला करते थे। कहते हैं कि सिंधी मुस्लिम भारत से आए इन मुसलमानों को मुहाजिर कहा करते थे। ये मुहाजिर कराची और हैदराबाद जैसे शहरों में शिफ्ट हो गए थे। बहुत ही जल्दी इन्होंने सिंध की पॉलिटिक्स और जॉब्स पर भी अपनी पकड़ बना ली। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान खुद एक मुहाजिर थे, जिन्होंने सिंध में मुहाजिरों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में 2% सीटें रिजर्व कर दी। साथ ही उन्होंने उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बना दिया। कहते हैं कि इससे सिंधियों को सरकारी नौकरी पाने में दिक्कत आने लगी और 1970 आते आते 33.5% गैजेटेड जॉब्स पर मुहाजिरों का कब्जा हो गया। इसी वजह से सिंधी मुसलमान खुद को अलग थलग महसूस करने लगे और अब उनमें मुहाजिरों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। पाकिस्तान में नेशनल लैंग्वेज एक बहुत बड़ा मसला था। पंजाबियों को उर्दू से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनका दबदबा आर्मी पर था। 1972 में पाकिस्तानी आर्मी को पहला पंजाबी आर्मी चीफ मिला और तब से लेकर अब तक यहाँ के 6 आर्मी चीफ पंजाबी थे। यानी कि 75 में से 34 साल आर्मी की कमान पंजाबियों के पास रही, जिससे पंजाब को तो डेवलप होने का मौका मिल गया, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान पीछे रह गए। हालांकि सिंध की असल दिक्कत तब शुरू हुई जब 1970 में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का मेन सेंटर बने। हुआ यूं कि भुट्टो सिंधी थे और वो मुहाजिरों की बजाय सिंधियों को ज्यादा वैल्यू देते थे। उन्होंने पाकिस्तान सिविल सर्विसेज में मुहाजिरों का नंबर कम कर दिया। 1972 में पीपीपी की सरकार ने सिंधी को सिंध की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाकर आग में घी डाल दिया। इससे मुहाजिरों और सिंधियों में दंगे भड़क गए,
जिसके बाद उन्हें उर्दू को भी सिंध की ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस देना पड़ा। लेकिन तब तक मुहाजिरों को समझ आ गया था कि पाकिस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए उनमें एक कहावत चलने लगी कि पंजाब है पंजाबियों के लिए, बलूचिस्तान है बलूचों के लिए, खैबर पख्तूनख्वा है पख्तूनों के लिए, फिर मुहाजिरों के लिए क्या है? समंदर। 1984 में एक मिमिक्री आर्टिस्ट अल्ताफ हुसैन ने मुहाजिरों को एकजुट किया और मुताहिद कौमी मूवमेंट यानी MQM नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। MQM ने सिंध में अपना हक पाने के लिए आंदोलन शुरू किए और अगले ही साल कुछ ऐसा हुआ कि आंदोलन की ये आग पूरे सिंध में फैल गई। हुआ यूं कि तब एक पश्तूनी ड्राइवर ने 20 साल की लड़की बुशरा को कुचल दिया, जो एक मुहाजिर थी। इसके बाद सिंध के मुहाजिर सड़कों पर उतर आए और गवर्नमेंट से गन रखने का लाइसेंस मांगने लगे। दूसरी तरफ सर GM सैयद और पीर अली मोहम्मद रुश्दी सिंधी मुसलमानों को एकजुट करके सिंध नेशनल अलायंस नाम से एक पार्टी बनाते हैं और अपने लिए पाकिस्तान से अलग एक देश सिंधुस्तान की मांग कर देते हैं। इस तरह सिंधी और मुहाजिर खुलकर आमने सामने आ गए और सिंध और कराची में आए दिन दंगे होने लगे। 1988 के इलेक्शन में MQM और SNA दोनों ही पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन SNA को कोई खास सफलता नहीं मिली, जबकि MQM को 13 सीटें मिली। मजबूरी में मुहाजिरों की विरोधी होने के बावजूद बेनजीर भुट्टो को MQM से हाथ मिलाना पड़ा। हालांकि ये अलायंस ज्यादा दिन तक नहीं चला और दोनों के अलग होते ही सिंध में फिर दंगे होने लगे। देखते ही देखते सिंध की शान कहा जाने वाला कराची पाकिस्तान का सबसे खतरनाक शहर बन गया। इसी बीच अल्ताफ ब्रिटेन शिफ्ट हो गया और लंदन से कराची चलाने लगा। यहाँ आए दिन MQM की रैलियां होती, जिसमें फोन पर अल्ताफ का स्पीच सुनाया जाता। वो कहता कि अगर मुहाजिरों के अधिकार नहीं दिए गए तो एक और बंटवारा होगा, अगर बांग्लादेश बन सकता है तो सिंधुस्तान भी बनेगा। कहते हैं कि उसकी इस तरह की स्पीच सुन पाकिस्तान की सरकार के होश उड़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योग्राफिकली पाकिस्तान 4 प्रोविंस में बंटा है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। इनमें से बलूच, पश्तो, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग तो पहले से ही पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे और अब सिंध से भी ऐसी ही आवाजें आने लगी थीं। जिया उल हक की रूलिंग में तो यहाँ अलग अलग गुरिल्ला यूनिट बन गई, जिसने एक तरह से इस्लामाबाद से जंग छेड़ दी। इन्हें कंट्रोल करने के लिए 1992 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यहाँ आर्मी को उतारा, जिसने शुरू किया ऑपरेशन क्लीन अप। आर्मी के टारगेट पर MQM के लोग यानी कि मुहाजिर थे। आर्मी ने कई MQM लीडर्स को मार गिराया, कईयों को जेल में बंद कर दिया, तो वहीं कुछ जान बचाकर विदेश भाग गए। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर MQM को सपोर्ट करने के और ट्रेनिंग देने के एलिगेशन लगाए। उसने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि कराची में इंडियन एम्बेसी को बंद करना पड़ा। हालांकि फिर भी दंगे रुके नहीं। 2013 में जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने MQM से निपटने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स को भेजा, जिन्होंने कराची में जमकर कत्लेआम मचाया और सिंध का माहौल इतना बिगाड़ दिया कि ये पाकिस्तान का सबसे खतरनाक इलाका बन गया। हालात ये हो गए कि 21वीं सदी तक सिंध छोड़कर आए लोग अमीर हो गए और सिंध में रहकर भी सिंधी मुस्लिम गरीब होते चले गए। सिंध के गाँव में आज भी पानी की कमी है। नदियों और नहरों का पानी पंजाब रोक लेता है। ऐसे में यहाँ की फसलें चौपट हो जाती है और गरीबी का आलम तो ये है कि आज भी लोगों को बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है। सिंधी कहते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जानबूझकर सिंध की पॉपुलेशन को कम शो करती है ताकि सिंध पर ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। ऊपर से सिंध में मिलने वाली नेचुरल गैस, ऑयल और कोल जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा चाइना वाले ले जाते हैं। वो ऐसे कि कुछ सालों पहले ही सिंध चाइना की सीपेक प्रोजेक्ट का हिस्सा बना था। चीन ने यहाँ पर $62 अरब का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ नई सड़कें, डैम, पाइपलाइन और पोर्ट डेवलप करने शुरू किए। अब इतने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन तो चाहिए थी, इसलिए सरकार ने गांव वालों की जमीनों को औने पौने दामों पर खरीदना शुरू कर दिया। 2018 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने आरिफ अलवी ने तो आइलैंड डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस पास करवाया, जिसमें लिखा था कि अगर गवर्नमेंट कराची पोर्ट के पास सिंध के किसी भी आइलैंड को ऑक्यूपाई करती है तो ना उस पर पुलिस एक्शन ले सकती, ना ही कोर्ट केस किया जा सकता। इस तरह पाकिस्तान की सरकार सिंध की जमीन को किसी भी बड़े इन्वेस्टर को बेच सकती थी और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इन्वेस्टर था चाइना। चाइना के प्रोजेक्ट्स रुके नहीं, इसलिए पाकिस्तानी मिलिट्री अपनी मर्जी से सिंध की किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेती
उन्होंने सिंधियों के पास कंप्लेन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा और अगर फिर भी कोई आवाज उठाता तो उसे रातों रात गायब कर दिया जाता या आतंकी बताकर जेल में ठूस दिया जाता। इससे सिंधी लोग अपनी ही जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। दंगों, भूखमरी और आर्मी के टॉर्चर के कारण यहाँ का क्राइम रेट भी बढ़ने लगा। यहाँ जुर्म करने वाले घने जंगलों में उसी तरह छिप जाते हैं जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकी पीर पंजाल की पहाड़ियों में छिपते हैं। अब जब सिंधी मुसलमानों का ये हाल है तो सोचिए जरा कि उन हिंदुओं का क्या हुआ होगा जो सिंध में ही रह गए। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि सिंध में बचे सिंधी हिंदू तो नरक से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। कभी भी उनकी बेटियों को उठा लिया जाता है, जबरदस्ती उनका धर्म बदलवा दिया जाता है, विरोध करने पर उन्हें मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि उनका मर्डर भी कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ना हिंदुओं की सुनते ना मुसलमानों की। उसे तो किसी भी तरह चीन को खुश रखना है जो सिंध में अरबों के प्रोजेक्ट्स चला रहा है। सिंधी लीडर्स कहते हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सिंध चीन का गुलाम बन जाएगा। इसीलिए वो पाकिस्तान से अलग अपना एक देश सिंधुस्तान बनाना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो सिंध को सिंधुस्तान बनाने के लिए वहां आए दिन रैलियां होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं और पाकिस्तानी आर्मी पर हमला करते हैं। इसी वजह से आज सिंध अपनी रौनक खो चुका है। सिंधी कुछ भी करके पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और इसीलिए वो मोहम्मद बिन कासिम को नहीं बल्कि राजा दाहिर को अपना राजा मानते हैं। सिंधी पाकिस्तान में दुखी हैं। वहीं पाकिस्तान छोड़कर आए सिंधी हिंदू आज भारत में बड़ा नाम कमा रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी का भी है। वो कैसे सिंध छोड़कर भारत आए, कैसे पॉलिटिक्स में अपना सफर तय किया, कैसे वो भारत के उप प्रधानमंत्री बने और कैसे भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को मजबूती दी, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। अपने सजेशन हमसे और इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।